हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। मैं हूं अफजल करीम और आप सभी का आज के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के लेक्चर नंबर 3 में द मोस्ट वेलकम है, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इसके अलावे आज हम स्टार्ट कर देंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन of two gene। ओके, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन भी आज स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस किसके आधार पर मेंडल्स ने दिया है। ठीक है, मेंडल ने अपने ऑब्जर्वेशन पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इन्होंने इनहेरिटेंस इन वन जीन के बेसिस पर दिया था। ठीक है, तो उससे पहले अच्छा ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करना चाह रहे हैं टेस्ट क्रॉस में। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस ये जो कल का टॉपिक था हमने थोड़ा सा बताया था आपको, इसका डेफिनेशन वगैरह हो गया था। यहाँ पे क्या हुआ था कि डोमिनेंस फिनोटाइप आपका डोमिनेंट फिनोटाइप को रिसेसिव जीनोटाइप से क्रॉस कराइए, रिसेसिव जीनोटाइप से क्रॉस कराइए। ठीक है, टेस्ट क्रॉस इसी को बोला जाता है। डोमिनेंट फिनोटाइप को रिसेसिव जीनोटाइप से अगर हम क्रॉस कराते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, उसी के बेसिस पर हमारा डोमिनेंट फिनोटाइप पता चल जाएगा। रिसेसिव जीनोटाइप तो एक ही पॉसिबल है, जैसे कि अगर हम हाइट में देखें तो ड्वार्फ ही यानी कि स्मॉल टी एंड स्मॉल टी पॉसिबल है, लेकिन डोमिनेंट फिनोटाइप मतलब कि आपका टॉल हाइट में। ठीक है, ड्वार्फ डोमिनेंट नहीं करता, ड्वार्फ रिसेसिव फिनोटाइप है। तो डोमिनेंट फिनोटाइप क्या हो सकता है, टॉल ही हो सकता है। लेकिन इसका दो जीनोटाइप पॉसिबल है, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये दो जीनोटाइप पॉसिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे पता चलाएंगे कि कौन सा जीनोटाइप के बारे में बात हो रहा है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक प्लांट है, क्या है, एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप निकालना है। जीनोटाइप क्या करना है, निकालना है। और हमको इसका फिनोटाइप पता है, फिनोटाइप पता है कि फिनोटाइप टॉल है। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नली कैसे अपेयर होता है, जीनोटाइप निकालना है, फिनोटाइप टॉल है। तो कैपिटल टी जीनोटाइप होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज है। देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस साइड मान लेते हैं कि जीनोटाइप कैपिटल टी। अगर जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी से, और इसको भी क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी से, तो ये टेस्ट क्रॉस है। अब इसको पनेट स्क्वायर से हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। पनेट स्क्वायर लॉ जिसको बोला जाता है। ठीक है, यहां पे आपका रिसेसिव जीनोटाइप रख दिए, गैमीट्स रिसेसिव जीनोटाइप का, और यहां पे डोमिनेंट फिनोटाइप का गैमीट्स रख दिए। यहां पे भी हम पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। पनेट स्क्वायर के तहत हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल रो में रिसेसिव फिनोटाइप जीनोटाइप एंड डोमिनेंट फिनोटाइप का गैमेट वर्टिकल रो में रख दिया। अगर आप इसको क्रॉस कराएंगे तो ये क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहां पे क्रॉस कराने पर कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी।
स्मॉल टी कहने का मतलब कि प्लांट हमारा कैसा है, ड्वार्फ F1 जनरेशन में मिल रहा है, और इसका मतलब कि F1 जनरेशन में हमारा टॉल मिल रहा है, यहाँ पे भी टॉल और यहाँ पे ड्वार्फ। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम बोल सकते हैं कि अगर हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं बिटवीन डोमिनेंट फिनोटाइप एंड रिसेसिव जीनोटाइप, तो 50% प्लांट्स हमारा F1 जनरेशन में अगर टॉल आता है और 50% ड्वार्फ आता है, देन डोमिनेंट फिनोटाइप मस्ट बी कैपिटल टी स्मॉल टी। इस पॉइंट को हमने लिखाया था, एक बार फिर से लिख देते हैं। यहां पे अगर हमारा क्या कि ये वाला जीनोटाइप होगा, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीनोटाइप होगा, तो आपका 50% प्लांट्स ओके टॉल होगा एंड 50% प्लांट्स ड्वार्फ होगा। कब? जब हम F1 जनरेशन की बात करते हैं। कब की बात है ये? F1 जनरेशन की बात है। इन F1 जनरेशन में ये कहानी होगी। लेकिन अगर हमारा जीनोटाइप कैपिटल टी होगा डोमिनेंट फिनोटाइप का, तो टेस्ट क्रॉस में जो F1 जनरेशन आएगा सभी प्लांट्स कैसा होगा? टॉल होगा। टॉल 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 टॉल, यानी कि F1 जनरेशन में 100% टॉल आया, 100% टॉल आया F1 जनरेशन में। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा कि F1 जनरेशन में अगर 100% टॉल आता है डोमिनेंट फिनोटाइप एंड रिसेसिव जीनोटाइप के बीच में क्रॉस कराने पर, तो डोमिनेंट फिनोटाइप जो प्लांट है उसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी होगा। और अगर F1 जनरेशन पर आधा टॉल आता है आधा ड्वार्फ आता है, तो वहां पे जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ओके, तो ये था टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आज के टॉपिक में आते हैं। आज के टॉपिक में आते हैं। ठीक है, टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, ये सब टॉपिक्स आपका कब हम स्टडी किए? जब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस में आपके ब्रेन पर स्टोर्ड होना चाहिए कि हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में क्या क्या पढ़े हैं, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग होता क्या है कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट आया, जो भी हमारा एक्सप्रेशंस आया, उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस में सबसे पहले बात किया गया कि कैरेक्टर्स जो है आर ट्रांसफर्ड इनटू parent to progeny। कैरेक्टर्स क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में या प्रोजेनी में। ओके, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल या फिर आप ऐसे लिखिए, द थिंग that store
that store the information of character, information of character is called what? Fact is called fact। मेंडल ने ये बात की, लेकिन फैक्टर्स का मतलब, मेंडल के फैक्टर्स कहने का मतलब कभी कभी ये जीन के जैसा बिहेव करेगा और कभी कभी ये एलिल्स के जैसा बिहेव करेगा। ये एलिल्स के जैसा, एलिल्स जो है स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, जीन का ही एक दूसरा फॉर्म है एलिल्स, और एलिल्स हमेशा पेयर में होता है। तो यहां पे जो मेंडल का तात्पर्य था वो एलिल्स से था। किससे था? एलिल्स से। कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड इनटू पेरेंट टू प्रोजेनी, पेरेंट से प्रोजेनी में कुछ तो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, और ये जो कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन जिसके पास होता है ना, उसको फैक्टर इन्होंने बोला। उसके बाद ये बोला कि फैक्टर जो होता है, फैक्टर्स अकर इन पेयर, हमेशा फैक्टर किस में होगा? जोड़े में होता है। फैक्टर्स अकर इन पेयर, फैक्टर्स किस में होता है? जोड़े में होता है। ठीक है, फैक्टर अकर इन पेयर, फैक्टर्स किस में होता है? जोड़े में होता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट क्या था कि कैरेक्टर्स जो है पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास आउट होता है, और जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है दैट इज कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर हमेशा पेयर में होता है। जैसे हाइट का ही फैक्टर है, फैक्टर मतलब एलिल यहां पे, तो हाइट में कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। तो क्या ये कैपिटल टी जिसका फिनोटाइप क्या है? टॉल है, तो ये जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में है। तो एलिल्स जो है या फैक्टर जो है, दोनों पेयर्स ऑफ एलिल सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने डिसिमिलर के आधार पर दिया कि फैक्टर्स may be dissimilar from each other, और जब ये डिसिमिलर होगा, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी डिसिमिलर है, तो जब ये डिसिमिलर होगा तो एक फैक्टर दूसरे पर डोमिनेंसी को शो करेगा। एक फैक्टर किस पर? दूसरे पर डोमिनेंसी को शो करेगा। यानी आप लिख सकते हैं एंड वन फैक्टर डोमिनेट्स, और जो फैक्टर डोमिनेट करेगा उसको आप डोमिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोमिनेंट द अदर। और डोमिनेंट फैक्टर को छोड़ करके जो दूसरा फैक्टर होगा दैट इज कॉल्ड रिसेसिव। ओके, ये तीन स्टेटमेंट है लॉ ऑफ डोमिनेंस के आधार पर। पहला स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी कैरेक्टर जो है पेरेंट से प्रोजेनी में पास आउट होता है तो इसका इंफॉर्मेशन फैक्टर्स के पास रहता है। फैक्टर्स हमेशा जोड़े में होगा। फैक्टर्स डिसिमिलर भी हो सकता है। जब डिसिमिलर होगा तो एक फैक्टर दूसरे पर डोमिनेंसी को शो करेगा। जो फैक्टर डोमिनेट्स करेगा दूसरे फैक्टर पर
तो डोमिनेट करने वाला फैक्टर को डोमिनेंट कहते हैं और दूसरा फैक्टर को रिसेसिव बोलेंगे। ठीक है, तो ये कहानी है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस पर। अब आते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब ही है क्या कि बदलाव, चेंजेस, एक दूसरे से अलग हो जाना। इसी का मतलब क्या है, सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, आपको इसी स्टेटमेंट के आधार पर समझ में आ जाएगा कि हर एक पेरेंट के पास, पेरेंट जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, पेरेंट के पास क्या होता है, टू एलिल होता है, टू एलिल्स होता है। यस और नो? हाँ, हर एक पेरेंट्स के पास टू एलिल्स होता है। पेरेंट्स कंटेन टू एलिल या पेरेंट्स हैव टू एलिल, हैव लिखिए ज्यादा बेटर होगा, हैव टू एलिल्स। एंड जब ये गैमेट का फॉर्मेशन करता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, जब ये गैमेट का फॉर्मेशन करता है तो both the alleles are segregate from each other, from each other and form, और ये जो है सेग्रीगेट होकर के गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है एंड फॉर्म गैमेट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, इन इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन। यानी पेरेंट्स हैव टू एलिल्स, पेरेंट्स के पास दो एलिल्स होता है। सपोज हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, हाइट का दो एलिल्स है। हाँ, ड्यूरिंग गैमेट का फॉर्मेशन, अब यहां से गैमेट का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो दोनों एलिल्स, both the alleles are segregate, एक दूसरे से अलग हो जाएगा। यानी एक कैपिटल टी यहां पे चले जाएगा, स्मॉल टी यहां पे, ईच अदर। एंड जब गैमीट फॉर्म होता है तो ये इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है। ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी 20% होगा तो स्मॉल टी 80%, नो। कैपिटल टी का भी प्रोपोर्शन यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी जो है 50% होगा, और ये स्मॉल टी का भी फ्रीक्वेंसी जो है ये कितना होगा, 50% होगा। ओके, बोथ द गैमेट्स मस्ट बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। ओके, तो ये कहानी है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, लॉ ऑफ डोमिनेंस में बोला जाता है कि ये आपका हमेशा डोमिनेट करेगा, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक्सेप्शन भी है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक्सेप्शन भी है। ये तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब सेग्रीगेट होना, गैमेट्स पेयर में होता है, गैमेट्स नहीं, फैक्टर पेयर में होता है, यानी एलिल पेयर में होता है। तो पेयर्स में होने के कारण जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों एक दूसरे से सेग्रीगेट कर जाता है। That law is called law of segregation. That law is called law of segregation. चलिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस का कुछ एक्सेप्शन भी है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या एक्सेप्शन है, देखिए।
लॉ ऑफ डोमिनेंस में कुछ एक्सेप्शंस भी। लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक है एक्सेप्शन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और एक एक्सेप्शन है को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस मतलब क्या कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि एक फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस का सिंपल शब्द में अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है कि दो एलिल्स होता है, ठीक है, जिसमें से वन एलिल क्या होगा, डोमिनेंट होगा और अदर एलिल क्या होगा, और दूसरा एलिल क्या होगा, अदर एलिल रिसेसिव होगा। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का कहना है कि एक एलिल डोमिनेंट तो दूसरा एलिल रिसेसिव। लेकिन इसका एक्सेप्शन मतलब जहां पे ये फॉलो नहीं होता है, कब, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और कोडोमिनेंस में, ठीक है। तो चलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम एक बार अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट मतलब कंप्लीट नहीं है। तो पेरेंट, जब हम पेरेंट का क्रॉस कराएंगे तो हमको F1 जेनरेशन मिलेगा। तो यहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंट में F1 जेनरेशन जो है ना, जेनरेशन रिजेंबल none of the parent। F1 जेनरेशन ना ही किसी कोई भी मतलब पेरेंट के जैसा बिहेव नहीं करता। और इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है डॉग फ्लावर कॉमन नेम है, जिसको आप कभी कभी ऑप्शंस में देखेंगे क्या, स्नैप ड्रैगन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एंथीरिनम स्पीसीज के नाम से भी जानेंगे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आपको एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, तो आपको डॉग फ्लावर में टिक करना है, या फिर स्नैपड्रैगन भी ऑप्शन में हो सकता है, या फिर आपका एंथीरिनम स्पीसीज भी हो सकता है, एंथीरिनम स्पीसीज। ओके, एंथीरिनम स्पीसीज। यहां पे होता क्या है कि डॉग फ्लावर की बात करते हैं तो यहां पे हम अगर क्रॉस कराएंगे बिटवीन रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर, ऑब्वियसली बात है फ्लावर के बीच में नहीं, मतलब प्लांट्स में एक रेड फ्लावर प्लांट है और एक वाइट फ्लावर प्लांट है। ओके, तो चलिए क्रॉस हम कराते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि रेड डोमिनेंट होगा कि वाइट डोमिनेंट होगा। तो रेड कलर फ्लावर एंड वाइट कलर फ्लावर में डोमिनेंसी तो रेड का होता है, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, और इसको स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। ओके, ठीक है।
रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका है? डॉग फ्लावर का। तो यहां पे पेरेंट जेनरेशन में, पेरेंट जेनरेशन में अगर हम बात करते हैं रेड फ्लावर की, रेड फ्लावर मतलब कैपिटल आर, इनडायरेक्टली आप समझ ही जाएंगे। और व्हाइट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर यानी स्मॉल आर, स्मॉल। तो रेड फ्लावर का जो प्लांट है, इसका गैमीट एक ही टाइप का बनेगा, कैपिटल 100% कैपिटल आर। और व्हाइट फ्लावर में जो प्लांट है, इसका गैमीट एक ही टाइप का बनेगा, 100% स्मॉल आर। ये हम गैमीट की बात कर रहे हैं, ये क्या है? गैमीट्स। ठीक है, और इन गैमीट्स के बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो आप बोलेंगे कि कैपिटल आर स्मॉल आर। जितने भी सारे प्लांट्स बनेंगे, एक ही प्लांट नहीं बनेगा, कई सारे प्लांट्स बनेंगे, तो लेकिन सबका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। दिस इज F1 जेनरेशन। ये क्या है? F1 जेनरेशन है। ओके, F1 जेनरेशन, कैपिटल आर स्मॉल आर, F1 जेनरेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को अगर फॉलो करता तो कलर F1 जेनरेशन में रेड आता, क्योंकि रेड डोमिनेट करता है ओवर व्हाइट। ओके, लेकिन यहां पे कलर रेड नहीं आता है, यहां पे एक अलग ही कलर पिंक आता है। क्या आता है? पिंक आता है। पिंक ना तो रेड को रिजेंबल करता है, ना तो व्हाइट को रिजेंबल करता है। पिंक एक अलग कलर हो गया। ओके, तो F1 जेनरेशन में क्या देखने को मिला? पिंक देखने को मिला। वही तो यहां पे लिखा हुआ है कि F1 जेनरेशन रिजेंबल नन ऑफ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट के जैसा रिजेंबल नहीं करता है। देखिए, पेरेंट में रेड और व्हाइट है, लेकिन पिंक आ गया F1 जेनरेशन। तो आगे हम F2 जेनरेशन पर लेके जाते हैं कि क्या हमको आगे सभी फ्लावर्स पिंक ही नजर आता है या कुछ रेड और व्हाइट भी बनता है। तो चलिए F2 जेनरेशन तक हम इसको लेके जाते हैं। F2 जेनरेशन कब फॉर्म होता है? जब F1 जेनरेशन, F1 जेनरेशन के कोई दो प्लांट को हम ले लेते हैं और दोनों प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, और यहां पे भी जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर। सर, इसका जो गैमीट्स बनाएंगे, तो गैमीट्स में 50% फ्रीक्वेंसी के साथ 50% कैपिटल आर होगा, 50% स्मॉल आर होगा। और इसके भी गैमेट्स में 50% कैपिटल आर होगा और 50% स्मॉल आर होगा। यस और नो? हाँ। अब इस गैमेट्स के बीच में क्रॉस कराएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है? F2 जेनरेशन मिलने वाला है। चलिए क्रॉस करा देते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ। ठीक है, यहां पे हमको F1 जेनरेशन मिलेगा, F2 जेनरेशन मिलेगा। कैपिटल आर जब कैपिटल आर से क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर से तो कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर से तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर से तो स्मॉल आर स्मॉल आर। ये हमारा F1 जेनरेशन मिला, F2 जेनरेशन मिला, सॉरी F2 जेनरेशन मिला। और F2 जेनरेशन में जब साइंटिस्ट को ये रिजल्ट मिला तो साइंटिस्ट शॉक हो गए कि F1 जेनरेशन में तो पिंक कलर आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्लेंडिंग हो गया। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग हो गया, कि कैपिटल आर स्मॉल आर मिक्स हो गया। अगर मिक्स होता तो फिर ये जेनरेशन आता, ठीक है। लेकिन कैपिटल आर अब भी F2 जेनरेशन में रेड कलर देखने को मिला, ये आपका पिंक कलर देखने को मिला, ये भी पिंक देखने को मिला, और ये व्हाइट देखने को मिला। पिंक, पिंक, रेड और
व्हाइट देखने को मिला। ठीक है, तो इसका एक मतलब तो ये आ जाता है कि ब्लेंडिंग नहीं हुआ, मिक्सिंग नहीं हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर मिक्स नहीं हुआ। ठीक है, यानी अपना इंफॉर्मेशन को ये रिटेन रखा। F1 जनरेशन में भले ही इसका कलर चेंज हो गया, पिंक हो गया, लेकिन F2 जनरेशन में रेड भी आया, व्हाइट भी आया। अच्छा सर, नॉर्मली अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो वहां पे आपका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जिसमें 3 टॉल और 1 डॉर्फ। लेकिन यहां पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? 1:2:1, जहां पे एक क्या है? रेड है, 2 क्या है? पिंक है, और एक क्या है? व्हाइट है। और जीनोटाइपिक रेशियो तो सेम ही है, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 वो सेम है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में आए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक रेशियो बताइए तो 1:2:1, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, और अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं कि ये आखिर हुआ कैसे। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस को। किसको? कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस को। कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। हमारे पास इंफॉर्मेशन को रिटेन रखने वाला कौन है? जीन है। जीन या फिर आप एलील बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। जीन आप बोल दीजिए या फिर आप एलिल्स बोल दीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस है। एलिल्स पेयर में होता है, जीन के अंदर में 2 एलिल होता है, वही डिफरेंस है। ठीक है, तो सर ये इंफॉर्मेशन को रखता है, कंटेन इंफॉर्मेशन, ओके, इंफॉर्मेशन। लेकिन अंदर में, बॉडी के अंदर में कुछ तो ऐसा रिएक्शंस होगा। हाँ, रिएक्शन जब भी होता है तो उसमें क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट में एंजाइम बाइंड करता है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। वही एंजाइम का काम जो है ना, जीन या एलील करता है। तो कंटेन इंफॉर्मेशन टू कन्वर्ट, कंटेन इंफॉर्मेशन विद एंजाइम आप लिख सकते हैं, विद एंजाइम। इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस एंजाइम लिख दीजिए, टू प्रोड्यूस एंजाइम। एंजाइम मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर में कौन सा सबस्ट्रेट कैसा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ताला है, ताला को खोलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ये आपका सबस्ट्रेट होगी, ये आपका सबस्ट्रेट होगी। और एंजाइम यहां पे किस प्रकार का होगा? एंजाइम आपका ये होगा। ये एंजाइम जब तक यहां पे नहीं आएगा, सबस्ट्रेट विल नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ओके, तो ये एंजाइम कैसा होगा? चाबी कैसा होगा? आप एंजाइम को चाबी के जैसा बिहेव कर सकते हैं और सबस्ट्रेट को ताले के जैसा बिहेव कर सकते हैं। ताला तभी खुलेगा जब उसमें करेक्ट चाबी आएगी। तो एंजाइम इज नथिंग बट चाबी। और चाबी को प्रोड्यूस कौन करता है? चाबी को प्रोड्यूस करता है जीन। और चाबी कौन सा लगेगा? इसका इंफॉर्मेशन कौन कंटेंट करता है? जीन कंटेंट करता है, मतलब जीन के पास होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम इस जीन का या इस एलील का कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? कॉपी।
कॉपी। ओके, इसका पूरा डेप्थ में आगे जाके एक्सप्लेनेशन आएंगे कि जीन का कॉपी कैसे किया जाता है, रेक्टिफायर क्या क्या प्रोसेस होता है वो सभी आपको बताएंगे। लेकिन आप इतना समझिए कि हमने जीन को क्या कर दिया, सिर्फ कॉपी कर दिया। कॉपी कहने का मतलब इसका डुप्लीकेट निकाल दिया, इसका डुप्लीकेट निकाल दिया। तो जीन में कुछ एरर आ गया, जीन में कुछ एरर आ गया। मान लो कि हमने एक जीन का कॉपी किया या एक एलील का कॉपी किया, तो ये नॉर्मल एलील बना, ठीक है, नॉर्मल एलील्स बना। बॉडी के अंदर में कॉपी होता है तो नॉर्मल एलील बन गया। मान लो ये मॉडिफाइड एलील बन गया, मॉडिफाइड एलील बन गया। दोनों पॉसिबिलिटीज है, कभी कभी दोनों एलील आपका मॉडिफाइड होगा, कभी कभी दोनों एलील आपका नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल होगा तो ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करेगा। लेकिन अगर मॉडिफाइड एलील हो गया तो वहां पे चांसेस बन जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ठीक है। तो मॉडिफाइड एलील में क्यों चांसेस बनता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, एक बार हम इसको ब्रीफली देखते हैं। मॉडिफाइड एलील जो बना, ठीक है, मॉडिफाइड एलील में प्रोड्यूस तीन टाइप्स के एंजाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि जीन या एलील्स के पास तो इंफॉर्मेशन है ताकि एंजाइम प्रोड्यूस करे। करेक्ट एंजाइम कौन सा है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, नॉर्मल एलील्स है तो वो तो एग्जैक्टली मतलब जो सबस्ट्रेट को चाहिए एंजाइम वो तो प्रोड्यूस कर लेगा। लेकिन अगर मॉडिफाइड एलील हो गया तो मॉडिफाइड एलील पहला एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है, प्रोड्यूस सिंपल एंजाइम भी प्रोड्यूस कर सकता है, सिंपल, या फिर आप बोल सकते हैं कि लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है। या फिर दूसरा पॉसिबिलिटीज है कि मॉडिफाइड एलील आपका नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर दे, फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर दे। तीसरा पॉसिबिलिटीज है कि एंजाइम प्रोड्यूस ही ना करे, यानी नो एंजाइम एट ऑल, यानी एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं। नॉन फंक्शनल का कहने का मतलब कि एंजाइम तो प्रोड्यूस हुआ लेकिन वो किसी काम का नहीं हुआ। सिंपल या लेस एफिशिएंट एंजाइम आया तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी को फॉलो करेगा। देखिए आप ध्यान से समझिए कि जीन हमारे अंदर में कॉपी जब करता है तो नॉर्मल एलील भी प्रोड्यूस हो सकता है, मॉडिफाइड एलील भी बन सकता है। नॉर्मल एलील्स पर बनेगा तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी को फॉलो करेगा। लेकिन अगर मॉडिफाइड एलील हो गया तो यहां पे चांसेस है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो। लॉ ऑफ डोमिनेंस कब फॉलो होगा, जब सिंपल या लेस एफिशिएंट एंजाइम ये प्रोड्यूस करे। लेकिन अगर एंजाइम प्रोड्यूस नहीं किया या फिर एंजाइम प्रोड्यूस किया बट नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस किया तो वहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाता है। यानी आप स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस is seen in case of non-functional enzyme or absence of enzyme produced by किसके द्वारा, मॉडिफाइड एलील के द्वारा, मॉडिफाइड एलील्स। ओके, चलिए आई थिंक आपको क्लियरिटी
हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अब आते हैं हम लोग को डोमिनेंस पर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए को डोमिनेंस। को डोमिनेंस होता क्या है? को डोमिनेंस, अगला एक्सेप्शन क्या है? को डोमिनेंस। को डोमिनेंस, को डोमिनेंस कहने का मतलब, को मतलब दोनों बराबर का हिस्सा लेगा, यानी जो F1 जेनरेशन यहां पे बनेगा, F1 जेनरेशन रिजेंबल both of the parent, both of the parent, F1 जनरेशन रिजेंबल both of the parent। कोडोमिनेंस कहने का मतलब F1 जनरेशन आपका दोनों पेरेंट को रिजेंबल करेगा। सर इसमें होता क्या है, इसका अगर आप एग्जाम्पल देखें तो ABO ब्लड ग्रुप, ABO blood grouping in human beings। ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स, ये एक एग्जांपल है किसका? कोडोमिनेंस का। ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में ABO ब्लड ग्रुपिंग किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। इसमें होता क्या है, इसमें जो है ABO ब्लड ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, इन ABO ब्लड ग्रुपिंग gene is controlled by ABO blood grouping type of AB group is controlled by I gene। I जीन के द्वारा टाइप ऑफ AB ब्लड ग्रुप कंट्रोल्ड होता है। कैसे I जीन के द्वारा होता है? अभी हम थ्योरेटिकली चल रहे हैं, बाद में डायग्रामेटिकली आपको समझाएंगे कि कैसे क्या हुआ। चलिए, I जीन कंट्रोल करता है ABO ब्लड ग्रुपिंग को। I जीन कंट्रोल करता है किसको? ABO ब्लड ग्रुपिंग को। तो I जीन हैज 3 एलिल्स। I जीन के पास कितना होता है एलिल्स? 3 एलिल्स होता है। I जीन हैज 3 एलिल्स। I जीन के पास 3 एलिल्स होता है ABO ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करने के लिए। और ये 3 एलिल्स कौन कौन सा होता है? एक होता है IA, एक होता है IB और एक होता है स्मॉल i। IA, IB और स्मॉल i, यानी आरबीसी के सरफेस पर, आरबीसी के सरफेस पर कौन सा शुगर बन रहा है वो डिसाइड करेगा कि जीन कौन सा है। मान लो तीनों केस में आरबीसी तो प्रेजेंट है, ओके, यहां पर भी आरबीसी प्रेजेंट है, हाँ, और यहां पर भी आरबीसी प्रेजेंट है। लेकिन आरबीसी के सरफेस पर अगर ए जीन यानी ए शुगर इससे एसोसिएटेड होता है, अगर मान लो ए शुगर एसोसिएटेड है दैट इज कॉल्ड IA, अगर बी शुगर एसोसिएट है दैट इज कॉल्ड IB, और अगर शुगर ग्रुप नहीं है तो फिर ये स्मॉल i हो जाएगा। IA और IB में क्या डिफरेंस है? IA एंड IB आर स्लाइटली, थोड़ा सा अंतर है, डिफर्स
from each other in sugar group, in sugar slightly differ from each other in sugar group. और स्मॉल आई में have absence of sugar in RBC surface, एब्सेंस ऑफ शुगर इन आरबीसी सरफेस, यानी आरबीसी के सरफेस में अगर शुगर नहीं प्रेजेंट है तो वो स्मॉल आई हो जाए, ठीक है। अच्छा, आई ए और आई बी स्मॉल आई पर कंप्लीटली डोमिनेंट होता है। आई ए और आई बी स्मॉल आई पर क्या होता है? कंप्लीटली डोमिनेट करता है। आई ए एंड आई बी स्मॉल आई पर कंप्लीटली डोमिनेट करता है। यानी अगर हमारा जीन आई ए है एंड जीन आई बी है आर कंप्लीटली dominates over स्मॉल आई ए और आई बी कंप्लीटली डोमिनेट करता है स्मॉल आई पर। ओके, मतलब कहने का क्या है कि अगर हमारे पास, क्योंकि जीन हमेशा पेयर में होता है, फैक्टर्स हमेशा पेयर में होता है, कौन बोला है? मेंडल। ओके, अगर आई ए के साथ स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुपिंग ए आएगा, आई बी के साथ भी स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुपिंग बी आएगी। इतना पॉइंट डन। लेकिन अगर आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर, मतलब आपस में प्रेजेंट होगा, तो उस सिचुएशन में टुगेदर देन बोथ द एलिल्स आर डोमिनेंट। यानी कि आई ए और आई बी दोनों साथ में हैं, तो हम ब्लड ग्रुपिंग को ए बी ब्लड ग्रुपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए बी ब्लड ग्रुपिंग बोलेंगे। अच्छा, ए बी ब्लड ग्रुपिंग बोलेंगे, ठीक है। अब हम बनाने जा रहे हैं एक डायग्राम जिसके थ्रू आपको क्लियरिफाई हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? कोडोमिनेंस के बारे में, कोडोमिनेंस के बारे में। कोडोमिनेंस, ठीक है। कोडोमिनेंस हेडिंग डाल देते हैं, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, ओके। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कितना जीन होता है? 3 टाइप। पॉपुलेशन में तो 3 होता है। अगर एक पर्सन की बात करेंगे तो जीन मतलब एलिल की बात हो रही है तो 2 ही होती है, ठीक। अच्छा, जेनेटिक टाइप इन पॉपुलेशन, जेनेटिक टाइप्स इन पॉपुलेशन, हम यहां पे हेडिंग डाल दिए, ठीक है। जेनेटिक टाइप्स इन पॉपुलेशन। अच्छा, कोई भी इंडिविजुअल को फॉर्म करने के लिए हमको 2 पेरेंट्स चाहिए, यानी पेरेंट कितना चाहिए? पेरेंट हमको 2 चाहिए, ओके। तो जीनोटाइप ले लेते हैं, जीनोटाइप ऑफ पेरेंट 1 एंड पेरेंट
ठीक है। तो जीनोटाइप जब पेरेंट 1 और पेरेंट 2 का लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फिनोटाइप मिलेगा। किसका, ऑफ स्प्रिंग का। यस, ऑफ स्प्रिंग का, सॉरी फिनोटाइप नहीं, जीनोटाइप ही मिलेगा। ऑफ स्प्रिंग इन ऑफ स्प्रिंग, इधर बात करते हैं, मतलब 2 स्लाइड में आपका 2 रो में ये आ गया, ठीक है। इन ऑफ स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, जीनोटाइप एंड ब्लड ग्रुप, बीजी का मतलब ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये हमारा एक टेबल फॉर्म करते हैं। ठीक है, पेरेंट में जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी, हम गैमेट्स को लेते हैं, ठीक है ना, गैमेट्स को लेते हैं हम, पूरा का पूरा एलिल को नहीं लेते हैं, गैमेट्स का। जैसे कि आई ए, पेरेंट में आई ए है, तो हम इसके गैमेट्स को सिर्फ आई ए ही लेते हैं। मान लेते हैं पहला सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन, पेरेंट के पास, पेरेंट 1 के पास आई ए है, गैमेट्स क्या है, आई ए है, और दूसरा पेरेंट के पास भी आई ए। तो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा, ये गैमीट्स का जीनोटाइप है, गैमीट्स में एलिल सेग्रीगेट कर जाता है, तो आई ए दोनों पेरेंट्स में। तो जीनोटाइप जो होगा ऑफस्प्रिंग में वो क्या होगा, आई ए, और ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि दोनों में ए है तो ब्लड ग्रुप। बच्चे का, ऑफस्प्रिंग का, प्रोजेनी का क्या होगा, ए होगा। पहला पॉइंट डन है। अब दूसरा मान लेते हैं कि पेरेंट 1 का जीनोटाइप में गैमेट आई ए है, तो पेरेंट 2 का मान लेते हैं आई बी है, मान सकते हैं। जीनोटाइप इन ऑफस्प्रिंग आई ए एंड आई बी होगा। ब्लड ग्रुपिंग क्या होगा, दोनों डोमिनेट करेगा, यानी ए बी ब्लड ग्रुप होगा। क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ये दूसरा हो गया। अब आते हैं थर्ड में, पेरेंट 1 का गैमीट में एलिल हो सकता है आई ए, और पेरेंट 2 के गैमीट में एलिल हो सकता है स्मॉल आई। तो जीनोटाइप यानी दोनों का पेयरिंग करा देंगे, आई ए एंड स्मॉल आई। आई ए इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, यानी ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा, फोर्थ केस देखिए, मान लेते हैं पेरेंट 1 का गैमीट में जीन है आई बी, और पेरेंट 2 के गैमीट्स में जीन है आई ए। पेयरिंग कराएंगे तो क्या होगा, आई ए और आई बी दोनों एक दूसरे को शो करेगा ए बी ब्लड ग्रुपिंग। कौन सा ब्लड ग्रुपिंग होगा, ए बी ब्लड ग्रुपिंग। फिफ्थ में आते हैं, अगर हमारा ये आई बी है और ये आई बी ये भी है, तो यहां पे पेयरिंग कराएंगे आई बी का, ब्लड ग्रुपिंग क्या होगा, बी होगा। ओके, सिक्स्थ केस में आते हैं, अगर ये हमारा आई बी है, ये स्मॉल आई है, तो पेयरिंग कराएंगे तो आई बी स्मॉल आई एंड ब्लड ग्रुपिंग बी हो जाए। लास्ट केस हम स्टडी कर रहे हैं सेवेंथ, अगर ये भी स्मॉल आई हो और ये भी स्मॉल आई हो, तो जीनोटाइप स्मॉल आई का। अब ब्लड ग्रुप क्या देंगे, तो कुछ नहीं है, मतलब आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ होगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा। ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है और ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला जाता है। नहीं, ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है और ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है, वो जो कि क्लास 11th में हम लोगों को पढ़ना था। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। चलिए अब आते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में आपने देखा कि ए और बी दोनों एक्सप्रेस करता है, लेकिन अगर हम
कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल ये है, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस का तो एग्जाम्पल है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग आपका कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, नो डाउट। लेकिन कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल के साथ साथ ये आपका एग्जाम्पल है ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है, कोडोमिनेंस। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में हमने क्या देखा था कि हर एक जीन में 2 ही एलील्स होता है, लेकिन यहां पे तो कुछ आई जीन में 3 एलील्स, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, यानी कि ये एग्जाम्पल इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील्स वो सभी एग्जाम्पल हो जाएगा जिस जीन का 2 से अधिक एलील होगा, जिस जीन का 2 से अधिक एलील्स होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग कोडोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो गया, कोडोमिनेंस भी हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस इसका एक्सेप्शन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। एक बार टाइम देख लेते हैं कितना टाइम है, ठीक है, टाइम है वो। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन मतलब हमारे पास 2 जीन्स है, 2 जीन्स में एक हाइट का जीन ले लेते हैं या एक शेप का जीन ले लेते हैं, एक कलर का जीन लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम क्रॉस कराते हैं बिटवीन प्लांट ए एंड प्लांट बी, प्लांट ए में मान लेते हैं कि सीड का जो कलर है, सीड का शेप पहले लेते हैं, जो शेप है वो राउंड है, एंड सीड का जो कलर है वो येलो है, ठीक है। ऑन प्लांट बी, प्लांट बी यहां पे हम मान लेते हैं सीड का जो शेप है वो रिंकल्ड है और सीड का कलर वो क्या है, ग्रीन है, ठीक है। तो आपको इतना जानना जरूरी है कि which shape is dominates over other shape और which color is dominates over other color। देखिए यहां पे जो है हमने प्लांट ए में राउंड शेप का सीड लिया और येलो कलर लिया, सीड का शेप रिंकल्ड और सीड का कलर ग्रीन, ठीक है। तो आपको 2 चीजों का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, पहला कि राउंड शेप ऑफ सीड dominate over wrinkled and other is yellow color of seed, yellow color of seed dominates over green। यानी जो प्लांट ए होगा डोमिनेंट है तो राउंड के लिए कैपिटल आर और येलो के लिए वाई कैपिटल वाई, क्योंकि डोमिनेंट्स वाला लिए। प्लांट बी में
रिसेसिव है स्मॉल आर एंड स्मॉल आई। चलिए इससे आगे कल करते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय बाय।